4 जनवरी 2024 की न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज की सभी न्यूज़ेज और ये हैं विजन IAS इंस्पायरिंग इनोवेशन की पहल न्यूज़ टुडे। बेहद खूबसूरत पहल है ये और प्रतिदिन की ये महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण और साथ में अपने इनपुट्स भी डाल करके बेहद खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपका नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में आप करंट अफेयर भी तैयार होता जाता है। पहली खबर है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI जो है उसने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा की जांच पड़ताल करने वाला एक अध्ययन प्रकाशित किया है। तो एक स्टडी को लॉन्च किया है, पब्लिश किया है। कुल मिला के बात ये है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम कह सकते हैं, उसने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की जांच पड़ताल करने वाला एक स्टडी जो है पब्लिश किया है। लौह अयस्क जो है लौ और जो है वो मुख्य रूप से मैग्नाइट और हेमेटाइट जैसे लौह अयस्क ऑक्साइड से बना होता है। लौह अयस्क जो है मैग्नाइट और हेमेटाइट जैसे लौह ऑक्साइड से बना होता है। लौह अयस्क को रेडक्टेंट या अपचायक के रूप में अत्यंत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस दौरान होने वाली रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप लौह और धातु प्राप्त होती हैं। CCI के इस अध्ययन से कुछ तथ्य सामने आए, जैसे भारत लौह अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। लौह अयस्क के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 7% की है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है ये। CCI द्वारा जताई गई चिंताएं ये है कि हाल ही कुछ वर्षों में लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है। गौरतलब है कि स्टील जैसे तैयार उत्पादों की तुलना में लौह अयस्क का मूल्य कम होता है। कुछ कंपनियों को कैप्टिव खदानों का आवंटन करने से कुछ नई कंपनियों को बाजार में प्रवेश करने के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी कंपनी को स्वयं के उपयोग के लिए प्रदान की गई खदान को कैप्टिव खदान कहते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन नियम 2021 के अनुसार कैप्टिव खदानों से सरप्लस यानी अधिशेष लौह अयस्क का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति है। अलग अलग अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए लौह अयस्क की अलग अलग कीमतों के चलते प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसे में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। निर्यात को कम करना, जैसे लौह अयस्क एक गैर नवीनीकरणीय राष्ट्रीय संसाधन है, तो ऐसे में जो है एक्सपोर्ट को कम करना होगा। इसके कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए तैयार स्टील जैसे उच्च मध्यवर्तित उत्पादों को निर्यात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो स्टील जैसे पदार्थों को बाहर भेजा जाना चाहिए। गुणवत्ता को बढ़ाना, जैसे निम्न ग्रेड के लोहे या इसको उच्च ग्रेड के अपग्रेड करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। संधारणीय खनन का मतलब ये है सस्टेनेबल जो है माइनिंग है। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं में खनिज उत्पादन संबंधी संधारणीय तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे में लौह अयस्क की बात करें तो उड़ीसा में झारखंड बेल्ट, दुर्ग जो है वो बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, उड़ीसा में लौह अयस्क के खदानें वो एक तो है दुर्ग हैं। उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में देखें तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट ये जो है उड़ीसा और झारखंड में लौह अयस्क की खदानें हैं। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट ये उड़ीसा झारखंड। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की बात करें तो इनमें एक तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, इसके अलावा चिकमंगलूर, इसके अलावा तुमकुर बेल्ट, ये सब बेल्ट है। तो सारे जो भी बेल्ट है उनका चित्र भी देख के समझाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्यापी यानी एक्स पोस्ट फैक्टो प्रभाव वाली पर्यावरणीय मंजूरी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoFF&CC ने 2021 और 2022 में खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु आदेश जारी किए थे। ये आदेश उन परियोजनाओं के लिए हैं जो चल रही थी, यानी इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ केंद्रीय पर्यावरण है तो मिनिस्ट्री ऑफ वन और जलवायु। ठीक है, वन और जलवायु, फॉरेस्ट तो वन हो गया,
केंद्रीय पर्यावरण को क्या कह सकते हैं, एनवायरमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने 2021-22 में आदेश जारी किए थे, जो पहले से चल रही थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के इन्हीं आदेशों पर रोक लगा दी है। इसी तरह की एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी वस्तुतः पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी परियोजना को शुरू करने की सुविधा प्रदान करती हैं। ध्यातव्य है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA अधिसूचना 2006 के तहत किसी परियोजना की अनुमति के देने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि 2017 में सरकार ने आदेश जारी किया था, इसमें EIA यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो है वो एनवायरमेंटल प्रभाव को क्या कह सकते हैं, इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस अधिसूचना का पालन किए बिना परियोजना पर काम करने वाले एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी के लिए आवेदन किए 6 माह तक जो है मोहलत दी थी। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने इस आदेश को मद्रास हाई कोर्ट में रोक लगा दी थी। 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस के तहत पर्यावरणीय मंजूरी हेतु आवेदन से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए थे। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी की अनुमति दी गई थी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के बारे में जाने तो एक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या टूल है। किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को लेकर के पहली अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1994 में जारी की गई थी। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। EIA का उद्देश्य नई परियोजनाओं या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के चलते होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान के आधार पर कुछ प्रतिबंध और रोक लगाना है। ये प्रतिबंध या रोक कब लगाए जाते हैं, जब पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई हो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है, तो स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग होती है, फिर इसमें जो है सार्वजनिक परामर्श होता है और फिर मूल्यांकन होता है। तो स्क्रीनिंग क्या, इसके जरिए से निर्णय लिया जाता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता है कि नहीं। स्कोपिंग क्या है, इसके जरिए ये तय किया जाता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या जिसको हम कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, उसके दौरान क्या शामिल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परामर्श क्या ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान योजना से संबंधित स्थानीय समुदाय की चिंताओं का समाधान किया जाता है। और मूल्यांकन यानी कि अप्राइजल जो है, इसके तहत परियोजना के आवेदन को अंतिम EIA रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच की जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, तो वो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत नवे बिडिंग यानी बोली राउंड की शुरुआत की है। तो नवे बिडिंग बोली राउंड की शुरुआत की गई है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसा किया है। मंत्रालय ने OALP यानी कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के 8वें बिडिंग राउंड के तहत आवंटित किए गए ब्लॉक्स के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही विशेष कोल बेड मीथेन यानी कि SCBG बिड राउंड 2022 के तहत कोल बेड मीथेन CBM के 3 ब्लॉक्स भी आवंटित किए हैं। कोल बेड मीथेन CBM एक अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है। ये मुख्य रूप से कोयले के भंडारों में प्राप्त होती हैं। CBM का मुख्य घटक मीथेन गैस है। मीथेन के अलावा इसमें ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो भी अल्प मात्रा में मौजूद होता है। OALP के हाइड्रोकार्बन्स जो है एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प के तहत 2016 में शुरू किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि हेल्प 2016
OALP यानी कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत निवेशक अपनी पसंद का तेल व गैस ब्लॉक चुन सकते हैं। इसके लिए वे नेशनल डेटा रिपोजिटरी यानी NDR पर उपलब्ध रिपोर्ट की मदद ले सकते हैं। फिर साल के किसी भी समय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंप सकते हैं। इसके बाद औपचारिक बिडिंग के द्वारा उन्हें ब्लॉक या ब्लॉक्स पर आवंटित किए जा सकते हैं। भारत वास्तव में NDR तेल व गैस अन्वेषण व उत्पादन यानी E&P कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी डेटा बैंक है। हेल्प के बारे में जानें, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो इसे न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी NELP की जगह लाया गया है। NELP जो थी पहले उसकी जगह हेल्प लाया गया है। ये एक लाइसेंसिंग व्यवस्था है सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन यानी अन्वेषण और उत्पादन E&P में शामिल किया जाता है। E यानी कि एक्सप्लोरेशन और P यानी कि प्रोडक्शन। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से E&P का अर्थ। इसमें पारंपरिक तेल, गैस, CBM, शेल ऑयल, गैस हाइड्रेट्स इत्यादि हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। पहले की नीति लाभकारी साझेदारी मॉडल पर आधारित थी, जबकि हेल्प राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल पर आधारित है। राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल के तहत ठेकेदार सरकार को कुछ राजस्व का एक हिस्सा साझा करता है। ठीक है। लाभ साझेदारी मॉडल में राजस्व में से अन्वेषण और उत्पादन की लागत घटाने के बाद बचे हुए लाभ को साझा किया जाता था। हेल्प की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे रॉयल्टी दरों में कमी की गई है, तेल व गैस के विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, साल भर बिडिंग के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट सौंपा जा सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के तलछट व अवसादी बेसिन सेडिमेंट्री बेसिन में अन्वेषण की स्थिति। हाल के वर्षों में तेल और गैस के अन्वेषण के उत्पादन हेतु 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर एरिया उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऑफशोर एक्रिएज ऑफशोर एक्रिएज यानी कि अपतटीय क्षेत्र जो है उपलब्ध कराए गए हैं। OALP यानी कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के 9वें और 10वें बिडिंग राउंड के तहत 2024 के अंत तक भारतीय तलछट बेसिन क्षेत्र का लगभग 16% हिस्सा अन्वेषण के अधीन की संभावना है। वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल 10% हिस्से में ही सक्रिय रूप से अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध योजना यानी कि PLI योजना। PLI ऑटो जिसको हम कह रहे हैं उसको 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। PLI ऑटो योजना के बारे में जाने तो मंत्रालय जो है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देखें तो एडवांस्ड ऑटोमेटिव उत्पादों यानी कि AAT के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य 2 घटक इस योजना के तहत शामिल हैं। एक तो है OEM और एक है CCIS। तो OEM क्या है? OEM यानी कि चैम्पियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स वो चैम्पियन आगे लगा देंगे तो बनेगा चैम्पियन मूल उपकरण विनिर्माता। इसके अलावा है कंपोनेंट चैम्पियन उस योजना, तो कंपोनेंट चैम्पियन इंसेंटिव स्कीम्स। योजना के लाभार्थी देखें तो योजना ऑटोमेटिव कंपनियों द्वारा बनाए गए नए निवेशक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत प्रोत्साहन देखें तो PLI क्या है? योजना से संबद्ध प्रोत्साहन जिसको हम कह रहे हैं। तो प्रोत्साहन में एक तो इस योजना के तहत ऑटो उत्पादों की बिक्री पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। बिक्री किए गए उत्पादों की गणना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष यानी बेस ईयर माना गया है। योजना के तहत सब्सिडी का दावा करने के लिए ऑटो उत्पादों में 50% का घरेलू वैल्यू एडिशन अनिवार्य है। उच्चतर विकास हासिल करने पर 2% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
घरेलू वैल्यू एडिशन का उद्देश्य ऑटो सेक्टर में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात पर निर्भरता को कम करना है। आर्थिक प्रोत्साहन व सब्सिडी का दावा केवल एक बार किया जाता है। इसे या तो ऑटो कंपोनेंट के लिए या वाहन के लिए किया जाता है। बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी पीएमए की, तो आईएफसीआई लिमिटेड आईएफसीआईएल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी पीएमए के रूप में कौन है? आईएफसीआईएल यानी कि आईएफसीआई लिमिटेड। आईएफसीआई लिमिटेड क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये आईएफसीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी हैं। पीएलआई योजना का फेम 2 के तहत लाभों को प्रभाव देखें तो पीएलआई योजना के तहत किए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन पर फेम 2 एफएएमई 2 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं ईवी जो हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाभों पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाल ही में पीएलआई योजना के विभिन्न संशोधन किए गए हैं, तो योजना की अवधि का विस्तार जो किया गया है। पीएलआई योजना के तहत आर्थिक प्रोत्साहन लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध हैं। इसमें लाभ 23-24 से 27-28 तक उठाए जा सकेंगे। इससे पहले 25-26-27 तक था, अब 27-28 तक कर दिया गया है। समान अवसर की बात करें तो आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। हालांकि कंपनियों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्ष लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाती हैं। पीएलआई योजना के बारे में हम और जाने तो केंद्रीय बजट 21-22 में 14 क्षेत्रकों के लिए पीएलआई योजना को संबंध घोषणा की गई थी। इनमें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इसके अलावा स्पेशलिटी, स्टील, टेलीकॉम, नेटवर्किंग उत्पाद जैसे शामिल हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखला से यानी कि देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देना है। घरेलू मूल्य श्रृंखला, इस योजना के तहत कंपनियों को भारत में विनिर्मित उत्पादों के लिए आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील बिक्री यानी कि इंक्रीमेंटल सेल्स पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो वह प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी केएलआई परियोजना का उद्घाटन किया है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया है। इससे लक्षद्वीप में संचार अवसंरचना संबंधी एक व्यापक बदलाव सुनिश्चित होगा। इन केबल्स में कांच या प्लास्टिक के पतले तार से बनी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। यह फाइबर प्रकाश स्पंदन यानी कि लाइट पल्सेस के रूप में डिजिटल इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। ठीक है, केएलआई की बात करें तो ये हैं केएलआई यानी कि कनेक्शन, ये हैं सबमरीन कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड। तो कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड यानी कि केएलआई परियोजना में कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड प्रधानमंत्री ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो है इसमें जोड़ा है। इस परियोजना में के तहत कोच्चि से लक्षद्वीप 11 द्वीपों का सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। लक्षद्वीप आइसलैंड के इन द्वीपों में कवरत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेतलाट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्तान, बंगारम, बितरा शामिल हैं। इस परियोजना को दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड यानी कि डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल को सौंपी गई है। ठीक है, भारत सरकार यानी कि भारत सरकार डिजिटल लिमिटेड जो है बीएसएनएल को सौंपी गई है। भारत सरकार डिजिटल लिमिटेड को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कदमत द्वीप में समुद्री जल के पीने योग्य जल में बनने के लिए लो टेम्परेचर थर्मल डेसलेशन यानी कि एलटीटीडी संयंत्र का भी लोकार्पण किया है। एलटीटीडी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म जल समुद्री सतह वाले जल को कम दाब पर तेज़ी से वाष्पित किया जाता है। फिर इस वाष्प को समुद्री जल के ठंडे जल की सहायता से पीने योग्य जल में तब्दील किया जाता है। इससे पहले लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह में 3 एलटीटीडी यानी कि लो टेम्परेचर थर्मल डेसिलेशन संयंत्रों का विकास कर सरकार जो है उन क्षमता प्रदर्शन किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईओटी द्वारा तटीय क्षेत्रों में एलटीटीडी
संयंत्रों का डिजाइन, विकास और संचालन किया जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो वो है NSIL इस वर्ष 2024 संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। NSIL इस वर्ष 2024 जो है संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए फाल्कन रॉकेट 9 का उपयोग करेगा। ऐसी पहली बार है जब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अपने किसी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स की रॉकेट की मदद करेगा। पहली बार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL अपनी किसी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट की मदद लेगा। GSAT-20 के बारे में देखें तो इसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट का बैंड संचार उपग्रह है। ये NSIL के पूर्ण स्वामित्व में है। इसका उपयोग संचालन व वित्त पोषण में भी NSIL ही करेगा। इस उपग्रह का वजन 47 किलोग्राम। इस उपग्रह को विशेष रूप से दूरस्थ और ऐसे क्षेत्र जो संचार से संपर्क से बाहर हैं की मांग आधारित सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 है। ये रॉकेट जो है 4000 किलोग्राम तक वजन उठाने के लिए अंतरिक्ष में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है। इसी कारण से इसरो इसे GSAT-20 को अपने रॉकेट से लॉन्च करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण से इसरो GSAT-20 को अपने रॉकेट से लॉन्च करने में सक्षम नहीं है। GSAT-20 NSIL द्वारा संचालित एक वित्त पोषित दूसरा मांग आधारित यानी डिमांड ड्राइवन उपग्रह होगा। इससे पहले NSIL ने अपना पहला मांग आधारित उपग्रह मिशन GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। टाटा प्ले ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण के लिए इस उपग्रह की पूरी क्षमता को खरीद लिया था। 2020 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को लॉन्च किया था। इसके अलावा NSIL को अपना मांग आधारित मोड में उपग्रहों का निर्माण, लॉन्च, स्वामित्व, संचालन करना आवश्यक है। मांग आधारित मोड में जब कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो इससे पहले ही ज्ञात होता है कि इसकी सेवाओं को अंतिम ग्राहक कौन होगा। पहले यह मोड आपूर्ति आधारित अधिक था। अब इसके अंतर्गत उपग्रह लॉन्च होने के बाद इसकी क्षमता को पट्टे पर दिया जाता था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के बारे में जाने तो NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसे मार्च 2019 में भारत सरकार ने पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है, यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वर्तमान में NSIL अंतरिक्ष की कक्षा में 11 संचार उपग्रहों का स्वामित्व और संचालन करता है। NSIL के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: भू पर्यवेक्षण, संचार उपयोगों के लिए उपग्रहों का स्वामित्व, उपग्रह को लॉन्च करने के लिए सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ये सब शामिल है। अब हम बात करते हैं सुर्खियों में। सुर्खियों में हमें पहले जानेंगे मेगालोसॉरस। तो मेगालोसॉरस का पहला वैज्ञानिक वितरण विलियम बकलैंड। मेगालोसॉरस का पहला वैज्ञानिक विवरण विलियम बकलैंड ने प्रस्तुत किया था। मेगालोसॉरस पर उनका शोध पत्र 20 फरवरी 1824 में प्रकाशित किया गया था। इसलिए 2024 को इस डायनासोर के वैज्ञानिक नामकरण के 200वें साल के रूप में मनाया जा रहा है। मेगालोसॉरस का अर्थ विशाल छिपकली होता है। इस मांसाहारी डायनासोर की जीवाश्म की खोज ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम ने की थी। 1824 में इनका नाम मेरुदंड के अस्थि खंड यानी कि वर्टेब्री के पुट्ठे यानी हिप की हड्डियों व अन्य हड्डियों के आधार पर रखा गया था। डायनासोरिया वर्ग के सरीसृपों के विविध समूह हैं। वे मेसोजोइक कल्प 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग 252 से 266 वर्ष लगभग पूर्व संबंधित। इस कल्प में लगातार 3 भूगर्भीय काल यानी कि ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस शामिल हैं। इन्हें आधुनिक पक्षियों की पूर्वज प्रजाति माना जाता है। और छोटी सुर्खियों में बात करें तो ध्रुवीय भालू जो है पोलर बियर व सुर्खियों में हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मौत हो गई है। ध्रुवीय भालू बारे में जाना है, इसकी मौत जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हुई है। ध्रुवीय भालू दुनिया में आकार की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी प्रजाति है। ठीक है, दुनिया में आकार की दृष्टि से भालू की सबसे बड़ी प्रजाति है, भारत की नहीं। साथ ही ये भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जीव भी है। इसका मुख्य आहार सील मछली है। पर्यावास देखें केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कटिक
क्षेत्र में पाया जाता है, अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, आर्कटिक में केवल। ये मेटिंग को छोड़कर प्रायः एकांत में जीवन व्यतीत करता है। अनुकूलन की बात करें तो सबसे बड़े पंजे के कारण यह लंबी दूरी तक सैर करता है। ठीक है, इसके सफ़ेद फर इसे आर्कटिक क्षेत्र में छिपने में मदद करते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है। इसके शरीर को गर्म करने के लिए रखने के लिए इंसुलेशन ताप अवरोधक की तरह कार्य करती हैं। इसके बड़े आकार के चलते शरीर के द्रव्यमान की प्रति इकाई की तुलना में आर्कटिक की ठंडे वातावरण के संपर्क में रहने वाला इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। गौरतलब है कि छोटे आकार के प्राणियों की तुलना में बड़े आकार के प्राणियों के द्रव्यमान के सापेक्ष सरफेस एरिया कम होता है। इसलिए बड़े आकार के प्राणियों के प्रति इकाई द्रव्यमान की तुलना में कम शारीरिक गर्मी की हानि होती है। आयुषीन स्थिति देखें तो ये वल्नरेबल की स्थिति में है। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो वह है फॉग पास डिवाइसेज यानी एफपीडी क्या है। भारतीय रेलवे ने कोहरे वाले मौसम में रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए फॉग पास डिवाइसेज एफपीडी स्थापित किए हैं। ये स्थापन किस लिए गया है? फॉग पास डिवाइसेज जीपीएस पर आधारित एक नेविगेशन उपकरण होता है। इससे सिग्नल्स, लेवल क्रॉसिंग गेट्स, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, न्यूट्रल सेक्शंस आदि के बारे में रियल टाइम जानकारी प्राप्त होती हैं। फॉग पास डिवाइसेज एफपीडी की विशेषताएं देखें तो ये डिस्प्ले, वॉइस गाइडेड दोनों से लैस होते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन के लिए भी उपयुक्त हैं। इनसे लैस ट्रेन कोहरे, बारिश व तेज़ धूप वाली स्थिति में भी अप्रभावित रूप से चलती रहती हैं। ये सिंगल, डबल लाइन, विद्युतीकृत, गैर विद्युतीकृत सेक्शंस के लिए भी उपयुक्त हैं। ये पोर्टेबल, कॉम्पैक्टेबल और हल्के होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगली खबर की तो वो है शॉर्ट सेलिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी को इस तथ्य की जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान हुआ है। शॉर्ट सेलिंग के तहत कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर नहीं रखने के बावजूद भी स्टॉक शेयर उन मार्केट शेयरों में बेच सकता है। इसके तहत कोई व्यक्ति शेयर के मूल्य में गिरावट की उम्मीद में ब्रोकर से शेयर उधार लेकर उसे बेच देता है। जब उम्मीद के अनुसार उस शेयर के मूल्य में गिरावट होती है तब वह उसे खरीद कर ब्रोकर को वापस दे देता है। इस तरह वह लाभ कमाता है। सेबी खुदरा व संस्थागत दोनों तरह के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग करने वाले निवेशकों को सेटलमेंट के समय शेयरों, प्रतिभूतियों की सिक्योरिटीज़ को वापस प्राप्त करना आवश्यक होता है। हालांकि भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग गैर कानूनी है। ठीक है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर उन शेयरों को भी बेच देता है जिन्हें वह पहले से उधार नहीं लिया हो। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो वो है आईएससी यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है? इस वर्ष 2024 भारतीय विज्ञान कांग्रेस आईएससी आयोजित नहीं होगी। ठीक है, इस वर्ष आईएससी का 109वां संस्करण आयोजित होना था। आईएससी का 108वां संस्करण जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया था। आईएससी के बारे में जाना भारत में एक वार्षिक आयोजन है। भारत में एक वार्षिक आयोजन है। इस आयोजन में वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक उपलब्धियां, विज्ञान में प्रगति पर चर्चा करने के लिए, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। आईएससी का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन आईएससीए करती हैं। आईएससीए का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। आईएससी की पहली बैठक 1914 में हुई थी और एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के परिसर में आयोजित की गई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो वह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि यूएनएससी। भारत में यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। भारत ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। यूएनएससी की स्थापना 1946 में की गई थी। यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है, तो वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है। यूएनएससी के मुख्य कार्य देखें तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यानी कि यूएनएसडी के कार्य की देखरेख करता है। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के कार्यात्मक आयोग के रूप में भी कार्य करता है। ये सदस्य देशों के कुछ मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये सांख्यिकीय मानकों का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करता है। सदस्य की बात करें तो इसमें 24 देश सदस्य हैं। इनका चयन जो है ECOSOC कार्य करता है।
ECOSOC करता है सदस्यों का चयन। अगली खबर की बात करें तो आयुर्वेद प्रशिक्षकों के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत दो प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि नकिज्म NCISM कहते हैं जिसको हम, इसके अलावा केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS ने स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। इसमें 2.0 क्या है देखिए, स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग, तो मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन इंडिया टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के बारे में देखें। इसका उद्देश्य आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बेहतर नैदानिक जो अध्ययन है उसको बढ़ावा देना है, यानी कि क्लिनिकल स्टडीज़ को बढ़ावा देना है। ये अध्ययन है वो कार्यक्रम देश भर में आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों के साथ सहयोग में संचालित किए जाएंगे। इससे पहले स्मार्ट 1.0 लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के सहयोग से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना था। अगली खबर की बात करें तो हैबिटेबल ग्रहों की खोज के लिए नए संकेत। एक नए शोध के अनुसार सुदूर स्थित ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर होना वहां जीवन होने का संकेत हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि किसी ग्रह पर उसके निकट स्थित ग्रहों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में गिरावट निम्नलिखित मायने हो सकते हैं। महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को संभवतः अवशोषित कर लिया गया होगा। इसके अलावा उस पर बायोमास द्वारा कार्बन का पृथक्करण किया गया हो। इस प्रकार उपयुक्त तथ्य ग्रह पर जीवन योग्य परिस्थितियां संकेत हो सकते हैं। इससे जल की उपस्थिति वाले ग्रहों की खोज में मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि ये संकेत पृथ्वी पर आरंभिक अवस्था के वातावरण से भी समानता रखते हैं। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल CO2 से समृद्ध था, बाद में महासागरों ने धीरे धीरे कार्बन को अवशोषित कर लिया। इससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हुई। अब हम बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, तो वो है रानी वेलु नचियार। 3 जनवरी 2024 को रानी वेलु नचियार की जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2024 को रानू वेली नचियार जो हैं वो रामनाथपुरम वर्तमान तमिलनाडु के राजा चेल्लामुतु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। ठीक है, उन्होंने तमिलनाडु के लोग आज भी वीर मंगई अर्थात बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। रानी वेलु कई भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू में भी दक्ष थीं। योगदान की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। उन्होंने 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली व गोपाल नायकर के साथ गठबंधन किया था। भारतीय इतिहास की पहली आत्म बलिदानी वीरांगना यानी कि फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब है कुइली जो है उन्हीं से जुड़ी हुई थी। पहली आत्म बलिदानी वीरांगना कुइली जो थी, जिसको फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब उन्हीं की से जुड़ी हुई थी। उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया। इस सेना को जो है उदययाल कहा जाता था। वह 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत वर्तमान तमिलनाडु की भी रानी रही थी। यहाँ के राजा से भी उनकी शादी हुई थी। मूल्य देखें तो अदम्य साहस, बहादुरी, मजबूत संकल्प, ये रानी वेलु नचियार जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो ये रानी वेलु नचियार जिस पर भारत सरकार ने 2008 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें।